मिशन पंजाब के बाद मिशन विफाक, आप लोग तैयार हैं 28 तारीख को स्पीकर के सामने पेश होने के लिए? हम तैयार बैठे हैं यार, इलेक्शन कराओ, मुल्क बचाओ। कोई अंदाज़ा है किसी को कि इकॉनमी किधर जा रही है, या अंदाज़ा है किसी को कि दहशतगर्दी किधर जा रही है, लॉलेसनेस किधर जा रही है, अनएम्प्लॉयमेंट किधर जा रही है? सदर मुमलिकत से बात हुई, कोई ब्रेक थ्रू क्यों नहीं हो सका? ये सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको बताइए कि सारी बातें टीवी पे बताने की नहीं हुई। आपके अपने रिजर्व जब हम गए थे 18-19 बिलियन डॉलर छोड़ के, ये खा पी के डकार लेके बैठ गए, तो वो आपसे बोलेंगे भाई हमारा पैसा तो नहीं रखते, हमें कोई चीज़ उसकी एवज दो। तो आपका कोई ना कोई कौम का असासा आप उसको देंगे। आप पीडीएम की 13 जमातों को तो आप पायरेट भी कहते हैं, डाकू भी कहते हैं, और आपके पास एविडेंसेस भी हैं। रिकॉर्ड ला के दें शुरू से आखिर तक तोशे खाने का। वो केस ही वापस ले लिया उसने। मुझे पता है ना इंसाफ किधर से मिलेगा, बंदूक हाथ में उठा के लोग इंसाफ लेना शुरू कर दें। मीर जाफर है, नवाज शरीफ और मीर सादिक है आसिफ जरदारी। अच्छा। पहले इसको क्लैरिटी से ले लें। ये दो थे जिन्होंने फॉरेन फंडिंग लेके रजीम चेंज और किया। From the Islamabad studios of Bull Network, it's time for Jameel Farooqi on National Debate. गुड इवनिंग, वेलकम टू नेशनल डिबेट। कप्तान के टाइगर्स का मिशन पंजाब के बाद मिशन विफाक, पीटीआई के अराकीन कौमी असम्बली ने तहैया कर लिया है कि वो स्पीकर के सामने पेश होंगे और फर्दन फर्दन अपना इस्तीफा क्लेम करेंगे और ये सबूत देंगे कि वही हैं जो इस्तीफे पहले दे चुके हैं, अब इन पर्सन पेश होना चाहते हैं। लेकिन दूसरी जानिब से एक और चीज सामने आ रही है कि स्पीकर कौमी असम्बली अचानक से बैरून मुल्क दौरे पर जा रहे हैं। अब उस दिन तक यानी 28 दिसंबर तक वाकयातन ऐसा होता है या नहीं होता, ये हम अपनी आंखों से देखेंगे। लेकिन कप्तान की स्ट्रेटजी समझ से बालातर है। उन्होंने पंजाब के अंदर भी दमादम मस्त कलंदर का कहा तो तकरीबन 5 दिन का वक्फा दिया, विफाक के अंदर भी दमादम मस्त कलंदर का कहा तो 3 दिन का वक्फा दिया। क्या कप्तान खुद ये चाहते हैं कि गवर्नमेंट के हरकारे इसी तरह भागते रहें या उनको एक्सपोज करना चाहते हैं? और दूसरा, आज जमान पार्क के अंदर भी इमरान खान की सरबराही में इंतहाई अहम इजलास हुआ और इस इजलास में उन्होंने दाखिली इंतशार से मुताल्लिक इंतहाई अहम कॉमेंट किया। उन्होंने कहा कि किसके इशारे के ऊपर दाखिली इंतशार को हवा दी जा रही है। मुआशी बहरान को भी उन्होंने आड़े हाथों लिया, साथ साथ हमारी खारजा पॉलिसी के ऊपर बिलावल भुट्टो जरदारी और उनकी फैमिली को आड़े हाथों लिया। इमरान खान साहब आने वाले दिनों में क्या करने जा रहे हैं? उनको लगता है कि एस्टैब्लिशमेंट अप्रैल के एंड तक आम इंतखाबात की तरफ जा रही है। क्या इमरान खान साहब के पास ये इंफॉर्मेशन है या वो पेश गोई सिर्फ अपने सियासी बसीरती तज्जिए के तहत कर रहे हैं? ये तमाम मामलात हैं जिनके ऊपर आज के नेशनल डिबेट में बात करेंगे। एजेंडा ऑन द नेशनल डिबेट पर बात करने से पहले हम बात करेंगे ट्रेंडिंग टुनाइट की। ट्रेंडिंग टुनाइट आज का हमारा हैशटैग है हैशटैग पॉलिटिकल क्राइसिस। हैशटैग पॉलिटिकल क्राइसिस। मुझे जमील फारूकी कहते हैं। आप मेरा प्रोग्राम नेशनल डिबेट बोल न्यूज पर मुलाजा करते हैं। ऑन द डिबेट टुनाइट आज के हमारे मौजूद मेहमान हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कराची के सीजन्ड पॉलिटिशियन, साबिक वफाकी वजीर जनाब अली जैदी साहब। मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा साबिक वफाकी वजीर जनाब अली जैदी साहब को इस 1-on-1 नेशनल डिबेट में खुशामदीद कहता हूं। अली जैदी साहब, मिशन पंजाब के बाद मिशन विफाक, आप लोग तैयार हैं 28 तारीख को स्पीकर के सामने पेश होने के लिए? हम तो पहले ही दे चुके हैं उनको। मुझे तो ये समझा है कि ये जो 9 उन्होंने नशिस्तों पे जो उन्होंने इस्तीफे एक्सेप्ट किए थे, वो कैसे किए थे? वो आगे थे क्या पहले से? वो उन्होंने कोई अपेयर हुए थे? ये है पिक एंड चूज कर रहे हैं। उन्होंने कोशिश ये की कि जी जो हमारी वीक सीटें हैं शायद वो समझ रहे हम कम मार्जिन से जीतें, मुंह की खानी पड़ी। हम तैयार बैठे हैं यार, इलेक्शन कराओ, मुल्क बचाओ। अली जैदी साहब, सुनने में आ रहा है कि स्पीकर साहब भी जो है ना वो बैरून मुल्क दौरे पर जा रहे हैं अचानक, तो क्या तवक्कुआत है आपकी? मुल्क का खजाना खर्च करने के लिए जा रहे हैं, हो सकता है, जब मुझे नहीं पता। हम जा रहे हैं कल परसों 28 तारीख को। स्पीकर साहब नहीं होंगे और अगर इजलास एडजर्न हो गया, फायदा तो कोई ना रहा। आप लोग पहले अनाउंस कर देते हैं, ये भी तो एक मसला है ना यार। हम कोई चोरी करने तो नहीं जा रहे कि चुपके से जाएं। आपको डाका डालने जा रहे हैं कि रात के अंधेरे में जाएं।
हम बता के जा रहे हैं दिन में कि हम जा रहे हैं, इसमें प्रॉब्लम क्या है? मुझे समझ से बाहर है मेरी। इनके देखें जमील जी, 14 आदमी की इनकी टीम है और थोड़े दिन पहले तक एम्पायर भी इनके अपने थे। इधर एक आदमी खड़ा है, वो कह रहा है अपनी विकेट, अपनी कंडीशंस, अपने रूल, अपना एम्पायर, मैच खेल लो। वो उससे मैच खेलने से डर रहे हैं। इसका क्या मतलब है? ये जमहूरी पार्टी कभी कोई इलेक्शन से भागती है? ये इलेक्शन से भाग रहे हैं। ये सिर्फ ये जमहूरियत के नाम पे दब्बा हैं। ये जमातें, नून लीग और पीपीपी और पीडीएम, इसकी सारी जमातें दब्बा हैं ये जमहूरियत के नाम पे। मुल्क का जो हाल आज हुआ है, वो किसी को कोई समझ है कि क्या हाल हुआ है मुल्क का? कोई अंदाज़ा है किसी को कि इकॉनमी किधर जा रही है? या अंदाज़ा है किसी को कि दहशतगर्दी किधर जा रही है, लॉलेसनेस किधर जा रही है, अनएम्प्लॉयमेंट किधर जा रही है, इन्फ्लेशन किधर जा रही है, महंगाई आसमान पे चढ़ी हुई है, कोई हर चीज़ तबाही है। कमाल बात है वैसे ये कि ये किस चक्कर में बैठे हुए हैं। आधी से ज़्यादा तो उन्होंने उठा के पूरी असेंबली और असेंबली के बाहर से लोग उन्होंने लगा दिए वो स्पेशल असिस्टेंट्स टू द प्राइम मिनिस्टर और पता नहीं क्या क्या तमाशा। तो ये इस तरह तो नहीं मुल्क चलने लगे। अली जैदी साहब, ये आप लोगों की पॉलिटिकल स्ट्रेटजी होती है कि 17 तारीख को 23 तारीख के हवाले से आप पहले बता देते हैं और फिर 28 तारीख को एक साथ पेश होने के लिए या स्पीकर के सामने जाने के लिए भी आप लोग पहले बता देते हैं? ये कोई पॉलिटिकल स्ट्रेटजी है या इस चीज़ का इदराक है कि इसको मद्देनजर रखते हुए वो फिर अपनी गेम प्लान को चेस के ऊपर खेलेंगे? ये कोई पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी नहीं है। मैंने आपसे पहले कहा कि हम कोई चोरी करने तो नहीं जा रहे ना। अगर हम कोई चीज़ बता के अनाउंस ना करके जाए तो आप बोलेंगे जी देखें बगैर बताए आ गए। हम तो बता के जा रहे हैं कि भाई हम इस्तीफ़ा देने हैं, हमारे इस्तीफे हो चुके हैं, एक्सेप्टेड है, हमारी तनख्वाहें, हमारी सारी चीज़ें बंद हैं, एक्सेप्टेड पिछले स्पीकर ने किए थे, आपने नहीं माने। हम अगर हम दोबारा आके बता देते हैं तो आपने 9 के कैसे मान लिए? वो कौन से आए थे? देखिए ना, ये सब ढोल तमाशा है, कुछ भी नहीं है। इमरान खान साहब ने एक इंटरव्यू में भी कहा, गुज़िश्ता रोज़ उनका एक बयान भी सामने आया और कुछ सहाफ़ियों से मुलाकात भी हुई। उन्होंने कहा कि लगता ऐसा है कि इस्टेब्लिशमेंट मार्च अप्रैल में इंतखाबात में जा रही है। ये कोई इंफॉर्मेशन है या आप लोगों का गैस है कि ऐसा हो रहा है? मुझे नहीं पता जी कि क्या होने जा रहा है। आई डोंट नो कि एक उन्होंने शायद स्टेटमेंट दिया होगा। मैं तो छोटा सा कारकुन हूँ ना नीचे, मुझे तो ऊपर क्या होते हैं फैसले मुझे नहीं पता होते। नहीं, लेकिन उसके ऊपर फिर एंडोर्समेंट आ रही है। आज फवाद चौधरी साहब ने भी ये कह दिया कि मार्च और अप्रैल इंतखाबात का वक्त है, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ तो इंफॉर्मेशन है। हो सकता है हो। फवाद चौधरी क्योंकि आजकल वहाँ इस्लामाबाद में खान साहब के साथ हैं, मैं तो गया नहीं हूँ पिछले 2-3 हफ्ते से, तो राब्ता है, लेकिन ये इन मामलात में मुझे पता नहीं, तो मैं क्यों उस पर कमेंट करूँ। होना तो बहुत पहले चाहिए। जी हो जाना चाहिए, फौरन से पहले पेशतर हो जाना चाहिए। सदर मुमलिकत का ताल्लुक कराची से है, काफ़ी मुलाकातें उनकी साथ डार साहब से हो चुकी हैं, आप भी कराची से हैं और बड़ा एक्टिवली पीटीआई की पॉलिटिक्स को वहाँ पर देख रहे हैं। सदर मुमलिकत से बात हुई, कोई ब्रेक थ्रू क्यों नहीं हो सका? सारी बातें टीवी पे बताने वाली नहीं होती जमील। कुछ तो बता दें, कुछ तो हमारे बताने लायक है वो तो बताए ना। बता दिया ना मैंने। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको बताइए कि सारी बातें टीवी पे बताने की नहीं होती। राइट, तो कोई बैकडोर डिस्कशन किसी मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंची? सारी बातें टीवी पे बताने की नहीं होती। फिर आप उसी तरफ आ गए। चलें, इकोनॉमी का बता दें। इकोनॉमी के ऊपर आप इकोनॉमी का मैं क्या बताऊं? व्हाइट पेपर आप लेके आ रहे हैं, कब ला रहे हैं व्हाइट पेपर? बिल्कुल, ये जो हमारी इकोनॉमिक टीम है तहरीक इंसाफ की, उसको टास्क दिया हुआ है, वो जब लेके आएंगे सारा तो डेटा बताएंगे। मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूं आम आदमी को समझने के लिए जी होने क्या जा रहा है। जिस तरह हम जा रहे हैं, आपके देखें, आपके बैंक अकाउंट में जो 6 अरब 5.5-6 अरब डॉलर जो भी पड़े हुए हैं, ये आपके नहीं हैं, ये दूसरी मुल्कों ममालिक के डिपॉजिट्स हैं। आपके अपने रिजर्व जब हम गए थे 18-19 बिलियन डॉलर छोड़ के, ये खा पी के डकार लेके बैठ गए।
इन्होंने एक्सपोर्ट जब आप एक्सपोर्ट गिर जाती है तो डॉलर नहीं आता, इंपोर्ट तो आ रही है क्योंकि तेल आपने इंपोर्ट करना है, गैस आपने इंपोर्ट करना है, तो जो आपके ज़खायर पड़े होते हैं आप वो उसी से पे करते रहते हैं। जब आपकी इकोनॉमी के ये हालात हो जाते हैं, अब आपके पास पैसा रह नहीं गया। देखिए असल में तो मुल्क डिफॉल्ट में चला गया है। अब ये जो पैसा आपके बैंक में पड़ा हुआ है, जो फॉरेन रिजर्व जिसे कहते हैं जी, ये पैसा आपका नहीं है, ये आपके बैंक अकाउंटों में रखवाया गया है, लोगों का पैसा, दूसरे ममालिक का पैसा जो डिपॉजिट आपके पास रखवाया है आपकी बुक्स को बैलेंस करने के लिए, यानी कि बताने के लिए हमारे इतने रिजर्व। अगर वो आप उसमें से पैसा खर्च करना शुरू हो गए और उनमें से किसी ने डिपॉजिट वापस मांग लिया अपना, तो आप क्या करेंगे? फिर आप क्या करेंगे? देखिए ना, एक मैं आपसे और आसान सवाल पूछ लेता हूं। जी, जी। आपने कर्जे पे गाड़ी ली हुई है, 10 लाख की गाड़ी थी, 3 लाख रुपए आपने डाउन डाल दिए। सही। आपने कर्जे पे गाड़ी ले ली, उसकी किस्तें बंधी हुई हैं। अब वो जब आप किस्तें नहीं देंगे तो बैंक क्या करता है? क्या जिससे भी आपने कर्जा लिया वो क्या करता है? जाहिर है बैंक का वो अपना एक आपको फोन तरीका कार करता है, ना, वो कहता है हमारे पैसे दो, हमारे पैसे दो। ऐसा ही है, पीछे पड़ जाएगा वो आपको पैसे मांगता है, दे तो मत दो। तो अब आप नहीं दे सकते, जब आप नहीं दे सकते तो बैंक गाड़ी ले जाता है आपकी उठा के। ऐसा ही है, यही होता है ना, बिल्कुल ऐसा ही। और गाड़ी बैंक जाके बेच देता है और अपना कर्जा रिकवर कर लेता है और उसमें चार्जेस चूर्जेस लगा के अगर कुछ बच गया तो उसके 3 लाख पैसे आपको मिल जाता है, नहीं बचा तो वो 3 लाख भी गए, वो भी पी जाएंगे। यही होता है ना, ऐसा ही है। अब आपके पास अगर जिनके डिपॉजिट रखे हुए हैं, अगर आपके पास जिनका डिपॉजिट रखा है, जब उन्होंने अगर मांग लिया वापस आपसे और आपके पास देने को नहीं है, तो वो आपसे बोलेंगे भाई हमारा पैसा तो नहीं दे सकते, हमें कोई चीज उसकी एवज दो। तो आपका कोई ना कोई कौम का असासा आप उसको देंगे। असासों का हाल ये है कि जो भी स्टेट ओन एंटरप्राइजेस हैं उनकी तबाही कर दी है आपने पिछले 9-10 महीने में, बेड़ा गर्क कर दिया है, उनकी बैलेंस शीट्स आउट है, वो खुद नुकसान में है। तो वो आपकी कोई बिल्डिंगें ले लेंगे, आपकी कोई एयरपोर्ट ले लेंगे, कुछ ना कुछ वो आपसे मांगेंगे ना कि जी हमें ये दो, वो अपनी रिकवरी तो वो करेंगे, फ्री में तो नहीं दे देंगे आपको। तो ये मैं बड़े आसान अल्फाज में समझाना चाह रहा हूं। अच्छा, दूसरी कंडीशन में कि उन्होंने जी आपने पैसे मांग दिए और आपने ये 6 अरब डॉलर जो आपके अब रह गया है मुश्किल से, वो आपने दे दिया वापस उनको जी। अच्छा, आपने दे दिया, वो खुश हो गए। अब आ जाए जी आपने तेल मंगाना है, यानी कि पेट्रोल मंगाना है या गैस मंगानी है, वो बोलेंगे इसकी पेमेंट करो। वो आप कैसे करेंगे? उसके लिए तो आपके पैसे नहीं है, तो आपके पेट्रोल नहीं होगा तो गाड़ी कैसे चलेगी, इंडस्ट्री कैसे चलेगी, ये फर्नेस के ऊपर जो बड़े बड़े पावर प्लांट्स लगे ये कैसे चलेंगे? जब पावर प्लांट नहीं चलेंगे, गैस नहीं होगा, तेल नहीं होगा, कोयला नहीं आएगा, तो आप क्या करेंगे? जाहिर है अब बुरी हालत होगी, इंडस्ट्री economy। बंद कर देंगे। हाँ जी, इंडस्ट्री बंद हो जाएगी ना, इंडस्ट्री बंद हो जाएगी तो वो जेब से तनख्वाह तो नहीं देगा, लोगों को बोलेगा भाई घर जाओ, मेरे पास तनख्वाह देने के पैसे नहीं, मैंने फैक्ट्री बंद कर दी। अच्छा, जो पेट्रोल पंप नहीं होगा तो गाड़ी नहीं चलेगी, तो गाड़ी घर पे खड़ी है, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं चलेगी तो लोग जाएंगे कैसे? अच्छा, जब जाएंगे नहीं तो सब्जी वाला सब्जी कैसे बेचेगा? सब्जी मंडी से खरीद के लाएगा, कैसे बेचेगा? सही। और सब्जी मंडी तक सब्जी जाएगी कैसे जब गाड़ी में पेट्रोल नहीं होगा? ये बिल, इसे कहते हैं इकोनॉमिक इम्प्लोजन, यानी कि इम्प्लोड हो जाए अंदर से। ये होने लगा है आपके मुल्क के साथ। तो जो लोग हैं सारों को अक्ल नहीं चाहिए, वेकअप, इट इज हाई टाइम वी वेकअप एज अ कंट्री। इन्होंने आपकी मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया, आपकी एक्सपोर्ट गिरा दी, आपके रेमिटेंसेस गिर गई, आपके जो फॉरेन रिजर्व्स हैं गिर गए, आपका रुपया गिरता चला जा रहा है। और ये जो कह रहे हैं 232 230 झूठ बोल रहे हैं, बाजार में 270 का नहीं मिलता अगर आप मार्केट से खरीदने जाएं। जी। हर तरीके से आपकी तबाही हो गई है। आपके पास ये पैसा नहीं है कि जो प्याज और लहसुन पोर्ट पे पड़ी हुई है वो निकाल लें, क्योंकि आप वो अगर पेमेंट करके निकाल लेते हैं तो अगर वो नहीं निकालेंगे तो प्याज और लहसुन की और बाकी चीजों की कीमतें ऊपर चली जाएंगी। तो आप तो प्याज नहीं खा सकते। जब आप ये सब नहीं कर सकते तो हालात किधर जा रहे हैं मुल्क के? ये वो मुल्क है जो वीट अपनी बना के एक जमाने में एक्सपोर्ट करता था। ऐसा ही है। ये वो मुल्क है कि जो जिसके अंदर एग्रीकल्चर के 2-3 सीजन लगते हैं। ये वो मुल्क है जिसमें एक आदमी भूखा ना सोए, क्योंकि ये सेल्फ सफिशिएंट मुल्क था। ये तो इन्होंने, अब मैं तो भी तालीम और अस्पताल की बात ही नहीं कर रहा, मैं तो बेसिक्स की बात कर रहा हूं। आपने एग्रीकल्चर तबाह कर दी, जिस मुल्क की एग्री इकोनॉमी थी आपने वो तबाह कर दी। सारे डाकू एग्रीकल्चर के वार्ड के मरीज
वो जाके बैठते हैं ना, कभी उसके ऊपर टैक्स, जो काला की कमाई है वो बोलते हैं जी एग्रीकल्चर इनकम है, उस पर टैक्स नहीं। आटे का क्या रेट चल रहा है सर? आप सिंध में बैठे हैं, आपसे टू बी वेरी ऑनेस्ट, 250 रुपए, 2,500 रुपए का बैग हो गया, 125 रुपए का आटा हो गया पर किलो। किस दुनिया में रह रहे हैं भाई? ये आज है, ये हफ्ते भर बाद 200 भी हो सकता है। मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूं, जो आपका इस वक्त माशी हाल है लोगों को समझ ही नहीं, क्योंकि लोग ये जो होता है ना स्वैप्स और ये करंट अकाउंट डेफिसिट और ये जो फाइनेंशियल बातें, ये लोगों को आम समझ में नहीं आती। मैं आसान अल्फाज में आपको समझा रहा हूं कि अगर आपने किसी चीज पे किसी से कर्जा लिया होता है और आप वापस नहीं कर सकते, वो चीज आके ले जाते हैं अगर आप पेमेंट ना कर सके। तो ये जिनके पैसे पड़े हुए हैं ये कुछ ना कुछ आपसे ले जाएंगे। ये जब तकाजा करेंगे अपने पैसों का, आप नहीं दे सकते, ये कुछ ले जाएंगे आपका। इसलिए इकोनॉमिक सिक्योरिटी से, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी से पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आती है और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी से इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आती है। आप पॉलिटिकली अनस्टेबल हो, आज आप इकोनॉमिकली अनवायबल हो, और ये दोनों जब आप होते हो तो बहुत बड़ा एक तूफान मचता है, क्योंकि आपकी नेशनल सिक्योरिटी पे सवाल उठते हैं, आपकी नेशनल सिक्योरिटी खतरे में पड़ जाती है। हम एक जबरदस्त, पाकिस्तान दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क है भैया पॉपुलेशन के एतबार से जी। हम दुनिया की ताकतवर तरीन आर्मी में इस्तेमाल होते हैं। हमारी एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, हमें इसका फख्र है। हमारे ये डिफेंस करते हैं। कल भी जो बेचारे शहीद हो गए बलूचिस्तान में, जी जी, हमें हमारा दिफा करते हुए शहीद हुए, मेरा और आपका दिफा करते हुए शहीद हुए जी। लेकिन सर जी, जंग लड़ने के लिए एमुनेशन चाहिए। एमुनेशन के बगैर जज्बे से, पत्थरों से, तोपों का और जहाजों का मुकाबला नहीं हो सकता। जज्बा चाहिए, लेकिन उसके साथ इक्विपमेंट भी चाहिए। सर एक स्टोरी थी द नेशन की, अली जैदी साहब कुछ दिन पहले की एक स्टोरी थी द नेशन की, जिसमें उन्होंने बताया कि वजारत दिफा के पास एलसीज खोलने के पैसे नहीं है। एंड इट वाज अ बिग स्टेटमेंट। आई मीन आप अंदाजा करें, जराए से खबर दी थी। आई एम टेलिंग यू, हो सकता है। मेरा कहने का मकसद, मैं तो बड़े आसानी से समझा रहा हूं आपको, आसान अल्फाज में मैंने सबको समझाया है। होश के नाखून अगर पाकिस्तान की डिसीजन मेकर्स ने आज नहीं लिए, अपनी अना का मसला बना के बैठे रहे, अपनी ईगो प्रॉब्लम में बैठे रहे, ये मुल्क का नुकसान होने जा रहा है। देखें अली जैदी साहब, आपको लगता है कि ईगो प्रॉब्लम अभी भी है, इतना कुछ होने के बावजूद भी? देखें, मैं आपको, आज इलेक्शन नहीं होता, 6 महीने बाद होता है, तो ये तो जिस तरह जा रहे हैं हम तो और पॉपुलर हो जाएंगे। हम इलेक्शन अपने लिए नहीं मांग रहे भैया, हम इलेक्शन मुल्क के लिए मांग रहे हैं। हम इलेक्शन मांग रहे हैं पाकिस्तान के लिए, क्योंकि जो करंट सेटअप है इसमें ना कोई यहां जरे कोई इन्वेस्टमेंट करने को तैयार नहीं है इतनी अनस्टेबल में। जी, अली जैदी साहब से गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, लेकिन यहां वक्त हुआ एक ब्रेक का। साथ रहिए। साबिक वफाकी वजीर अली जैदी साहब से गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। मैं आपसे पूछता हूं जमील भाई, आपसे पूछता हूं सर जाती आपसे सवाल पूछता हूं, छोड़े आपको सर, या यही सवाल आप मुझसे पूछ लें। हाँ जी, हाँ जी। अगर आज आप अपने लिए इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं कि बना के बेचूंगा, आज अगर आप अपने लिए कोई पैसे जमा करके जमीन खरीद के घर बनाना चाहते थे या बना बनाया घर लेना चाहते थे, आज आप बोलेंगे यार थोड़ी देर और वेट कर लेते। सर मैं तो उस तरफ तो जाने का सोच ही नहीं सकता जो हालात मुल्क के हुए हैं। मुझे तो ये डर पड़ा हुआ है कि जो थोड़े बहुत पड़े हुए हैं अकाउंट्स में, उसके ऊपर ना कब्जा हो जाए। अब मैं आपसे और सवाल पूछता हूं। देखिए, मैं सवाल ये पूछ रहा हूं कि ये आपके लोगों को समझ आएगी पाकिस्तान। जी जी जी, अनसर्टेनिटी है ना, गैर यकीनी सूरत हाल है। जमा पूंजी किसी के बच्चे बाहर हैं, वो बाहर से जरा फॉरेन एक्सचेंज भेज रहे, रेमिटेंस भेज रहे। किसी ने अपना फॉरेन अकाउंट खोला हुआ था और उनके पास 4-5 हज़ार 10 हज़ार डॉलर इकट्ठे हो गए, जमा हो गए। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली में 10-15 हज़ार डॉलर कोई चीज नहीं होती, वो जमा करके रखे हुए थे उन्होंने। जी जी, वो बैंक से निकालना शुरू कर देंगे और निकाल रहे हैं। बैंकर्स मुझे बताते हैं रोज के रोज लोग, वो अब बेचते नहीं है बाजार में, वो कहते हैं जी आज 250 रुपए मिल रहा है, परसों 260 मिलेगा, 330 280 मिलेगा। वो भाई साहब, ये तबाही की तरफ जा रहे हैं हम।
वेरी राइट, वेरी राइट। और अच्छा, ये जो कहते हैं ना कि जी मैं आपको एक और बात, चले मैं आपको एक और बात बता दूं, ये भी मैं आपको बताएं बताएं। एक मीटिंग में जी, कई मीटिंग्स में कहा, ओ जी आप करप्शन को छोड़े, आप इकोनॉमी ठीक करने की बात करें। ये कौन कहता था वैसे? मुझे कई ये दफा कौन लोगों ने कहता था? कहा। आप लोग सुन तो तो जुबान लेना। से नाम लेना नहीं पसंद करते, ये भी तो कहते बड़ा थे। मसला है ना। कौन कहता था? वो चले गए ना, छोड़े ना, जाने वाला चला गया, वो कहता था, मुझे भी कहा। मैं अब जवाब देना चाहता हूं। हाँ। मैंने वहां भी दिया था, मैं आसान अल्फाज में समझा रहा हूं। देखें, वो कहते हैं ना, कॉमन सेंस इज नॉट वेरी कॉमन। अगर कॉमन सेंस का क्या मतलब है? आम इंटेलिजेंस, आम फहम बात, कॉमन सेंस। हाँ जी। आप किस चैनल में हाँ बिल्कुल बेसिक, आप किस चैनल में काम करते हैं, उसका नाम है बोल टीवी। जी जी जी। उसका एक सीईओ है जी। वो सीईओ के सामने एक फाइनेंशियल पोजीशन आती है जी, और वो फाइनेंशियल पोजीशन लेके वो फैसला करता है कि भाई मैं डीएसएनजी और ले लूं, या ये नया इक्विपमेंट ले लूं, या एक्सपेंशन के लिए मेरे पास पैसे हैं, या मैं और लोगों को हायर कर लूं, या कोई बहुत बड़ा एंकर जो है वो बाहर आ गया, वो कहता है जी मैं 50 लाख रुपए 80 लाख रुपए महीना तनख्वाह लूंगा, मैं उसको हायर कर लूं, तो मेरे पास इतने पैसे हैं। वो फाइनेंशियल, वो बैठता है अपने सीएफओ के साथ। सीएफओ कौन है? कंपनी का चीफ अकाउंटेंट, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर जी। वो उनको बताता है कि जनाब, है ना, वो बताता है कि जनाब देखें, ये आपने कमाया, ये आपका खर्चा है, इतने आपके पास पैसे बचे हुए, ये पैसा रिजर्व में रखा हुआ है, इससे आप जो करना चाहें कर सकते हैं। या वो कहेगा कि देखें जी, आपका खर्चा है महीने का 50 लाख रुपए और आप कमा रहे हैं 40 लाख रुपए, तो हर महीने 10 लाख रुपए आप नुकसान में जा रहे हैं, तो अभी आप खर्चा ना करें बल्कि खर्चा काटें। वो कहेगा जी आपका खर्चा 50 लाख रुपए, आप 70 लाख कमा रहे हैं, 20 लाख रुपए आप हर महीने जमा कर रहे हैं, तो इसमें आप एक्सपेंशन कर लें। ये बिल्कुल आसान अल्फाज में समझा रहा हूं, ठीक हो गया। अगर वो सीएफओ जो कि चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर है बोल न्यूज का, इतने बड़े चैनल का, अगर वो गलत फिगर्स दे रहा हो आपके सीईओ को, और वो नीचे से छोटी छोटी करप्शन कर रहा हो, और वो आपको आके बता रहा हो कि देखिए जी बैंक में तो आपके इतने पैसे पड़े, आप तो बड़ा अच्छा कर रहे हैं, लेकिन ये ना बता रहे हो कि इतने लोगों से कर्जा लिया हुआ बैंक्स में, वो यानी कि वो आपकी किताबों को, इसे कहते हैं कुकिंग योर अकाउंट बुक्स, अगर वो झूठ बता रहा हो सीईओ को, तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि मिसलीडिंग फिगर्स दी जा रही थी उनको, जिनके साथ आप मीटिंग में बैठे थे? मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि जब सीएफओ आपको झूठ बोल रहा होगा, यानी कि अगर वो आपसे चोरी कर रहा होगा, खुद चोरी कर रहा होगा, जब तक आप रियलाइज करेंगे खोखले हो चुके होंगे। इसीलिए अगर आप इसहाकदार जैसा चोर मुल्क के ऊपर एक लगा दें फाइनेंस मिनिस्टर, जो कि हमारे मुल्क का सीएफओ है, जो झूठ बोलता रहा हो, जो 2 दफा पिछली जब टेन्योर में आईएमएफ से झूठ बोलता रहा हो, हम पे फाइन लगवाता रहा हो पाकिस्तान को कि ये झूठ बोल रहा था, उसको आप कोई बड़ा इकोनॉमिक विजर्ड बना के पेश कर दें झूठ बोलने पे, वो तो नीचे से मुल्क खोखला कर गया है। बाय द टाइम आप फैसला करने के लिए आएंगे, पता चला वो सारा झूठ था, आपका तो बचा कुछ नहीं है। देखें, खुदा के वास्ते, अगर आपकी बुक्स बैलेंस नहीं है, यानी कि आपके खाते अगर बिल्कुल ठीक तरह नहीं है, वो सीईओ फैसले भी गलत करेगा। सीईओ डिसीजन लेता है इंफॉर्मेशन पे, यानी कि जो भी डेटा और इंफॉर्मेशन आ रही है उसके ऊपर आप फैसला करते हैं। मैं आपको और आसान बात बिल्कुल घरेलू अल्फाज में समझा दूं। मेरी बीवी, मैं उसको कहता हूं महीने में, भाई मैं ये पैसे तुम्हें दे रहा हूं, इससे तुमने सौदा सलूफ ले लेना है। मेरी बात समझ रहे हो? जी जी जी। ये बच्चों की ट्यूशन है, ये बच्चों की फीस है, ये घर की बिजली का बिल है, ये नौकर की तनख्वाह है, ये सब्जी है, अब एक दफा खाना हफ्ते में बाहर खा सकते हैं, नहीं खा सकते हैं, ये एक बजट होता है ना महीने का। जी जी जी। अगर वो उससे ज्यादा खर्च करना शुरू कर दे और मुझे बताए ना, और मेरे क्रेडिट कार्ड के ऊपर चार्ज कराता रहे, और मैं तो रोज नहीं देख रहा, महीने बाद 2 महीने बाद बिल देखा तो पता चला जी वो बीवी ने वो भी, और क्रेडिट कार्ड के ऊपर 20 लाख रुपए चढ़ गए, 10 लाख रुपए चढ़ गए, मेरा तो दिवालिया निकल जाएगा। ये मैं आपको माइक्रो बता रहा हूं। जब ये मुल्कों में जाता है, ये झूठ बोल रहे हैं बैठ के सारे, ये आवाम से झूठ बोल रहे हैं, बोलते रहे हैं, बोल रहे हैं, in the given scenario, if the responsible of the country doesn't think like that, आप जिस तरह सोच रहे हैं, और वो कहता है नहीं एवरीथिंग इज ओके, अपसेट द सिस्टम, अपसेट द माइंड्स, तो फिर आप लोग क्या करेंगे? आप लोग भी तो उनसे डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है ना, ये भी बड़ा प्रॉब्लम है। हम क्या करेंगे? खान साहब खुद कह चुके हैं कि मेरा कोई राब्ता नहीं है। देखें, मैं तो एक जनरल बात कर रहा हूं मुल्क में सब लोगों से। हाँ। ये बड़ा दुनिया सुनती है आपका चैनल, आपका ये नहीं सुनेगी तो
ये वो क्या कहते हैं व्हाट्सएप पे इधर उधर क्लिप चला जाएगा। जी। मैं बड़ी आसान आम जबान में गुफ्तगू करके बता रहा हूं सर। जंग लड़ने के लिए बंदूक चाहिए होती है और बंदूक के अंदर गोली भी चाहिए होती है। ऐसा ही है। अगर गोली के खरीदने के पैसे नहीं होंगे आप जंग नहीं लड़ सकते। इस मुल्क में क्या चीज बड़ी है? महंगाई, करप्शन, यानी कि महंगाई यानी इन्फ्लेशन, करप्शन तो आपको पता ही है, धांधली, अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि बेरोजगारी, पेट्रोल की कीमत, हर एक चीज की, बिजली की कीमत, गैस की, सब इन्फ्लेशन महंगाई में आती है, हर चीज बढ़ गई है। इस मुल्क में क्या गिर गया है? रुपए का भाव, रुपया गिरा लोगों है, की यानी कि लोगों का जो एतमाद गिर गया है। इस मुल्क में आपकी इंटरनेशनल मार्केट्स में, इंटरनेशनल सारी जगह पे वो आपकी वो वकार गिर रहा है। वो कह रहा है यार ये इन्हीं को तो चोर कहते थे, यही तो चोर थे, इनके ऊपर केसेस थे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इनको नाइल किया था, ये सारी चोरी का पैसा इनको आपने बना दिया वजीर आजम। कौन? जिनके ऊपर पायरेट्स, वो पेंट हाउस पायरेट्स और फ्रॉम प्रिंसेस टू प्ले बॉय, ये बाहर बीबीसी की मूवी, लेकिन अली जैदी साहब, ये फ्रॉम राइवन टू अली जैदी साहब, ये लोग बड़ी इंपॉर्टेंट डिबेट है, लेकिन जरा इधर आए ना, थोड़ा सा इधर भी आए ना। लोग ये समझते हैं कि अब आप पीडीएम की 13 जमातों को तो आप पायरेट भी कहते हैं, डाकू भी कहते हैं, और आपके पास एविडेंसेस भी हैं जिनके साथ आपने पंजाब में इत्तेहाद किया हुआ है, वो भी उनके बारे में भी कुछ कह दिया करें। ये लोगों की राय है, इसके ऊपर आपको उनको क्लैरिफाई करना है, क्योंकि धब्बा तो फिर आता है ना। देखें मेरी बात सुने। हाँ। और जमील गौर से जी। कानून जो है ना वो हर एक के लिए बराबर होना चाहिए। अभी आप तमाशा देखें कानून का क्या हाल है। ये घड़ी घड़ी यानी कि घड़ी, ये वाली घड़ी, ओ जी घड़ी, पूरा मुल्क चोरी करके खाने वाले 2 घड़ियों के पीछे मर रहे थे, पता नहीं कौन सी घड़ी। अब हुआ क्या? अब हुआ ये कि वो सुप्रीम या हाई कोर्ट में जहां पे भी वो जो जज साहब थे उन्होंने कहा जी रिकॉर्ड ला के दें शुरू से आखिर तक तोशे खाने का। वो केस ही वापस ले लिया उसने। वो कहता जी क्लासिफाइड है। तो इमरान खान जो पैसे देके घड़ी खरीद रहा है वो डिक्लेयर कर रहा है घड़ी उसकी हो गई है, वो बेचे, उसके बाद चंदे में दे, आग लगा दे पैसों की, उसकी मर्जी, उसकी घड़ी उसने खरीदी है। आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। ये बड़ा जबरदस्त आपने पॉइंट रेज किया, बट आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया जो पब्लिकली पूछा जा रहा है। एक सेकंड, मैं आपको इसी ये सवाल का जवाब उधर ही आ रहा है। इसीलिए मैं कहता हूं कानून सबके लिए बराबर है, चाहे अली जैदी हो, चाहे आप हो, चाहे लाई साहब हो, चाहे मोनस, अब कानून सबके लिए बराबर है। अगर कानून पिक एंड चूज करना शुरू कर दे, हमारी पार्टी का नाम है तहरीक इंसाफ। 26 साल से खान साहब जिस चीज के ऊपर जद्दोजहद कर रहे हैं वो आजाद अदलिया की इसलिए कर रहे हैं, और कि वो फाउंडेशन होती किसी भी माशरे की। अगर अदलिया भी इन्फ्लुएंस में आ जाए, अदलिया के अंदर वो जज आ जाए जिनकी कॉलें रिकॉर्ड हो रही हो, और एक बैठ के वो क्या पता नहीं जो भी नाम है, मरियम सफदर, वो बैठ के क्या, मेरे पास तो जजेस की वीडियोस हैं, उसके ऊपर किसी ने एक्शन नहीं लिया, किसी अदलिया ने किसी सो मोटो नहीं लिया। जब ये हाल हो जाए मुल्क का कि वो अपनी वीडियो और ऑडियो जाली झूठी बनी हुई उससे डरे और उनकी रिकॉर्डिंग्स हो, ये मुल्क ने जाना किधर है? मुझे पता है ना इंसाफ किधर से मिलेगा। बंदूक हाथ में उठा के लोग इंसाफ लेना शुरू करते हैं, इंसाफ के लिए अदलिया के पास जाते हैं। अगर अदलिया कॉम्प्रोमाइज खुदा ना खास्ता हो जाए, किधर जाएंगे हम? उसके ऊपर 3 दफा वो कह चुकी है पब्लिकली कि मेरे पास जजेस की ऑडियो अली जैदी साहब, हालिया गवर्नमेंट को इंपोर्टेड हुकूमत कहते हैं। आप लोग तमाम ये भी कहते हैं कि इस रिजीम चेंज ऑपरेशन में जो सहूलतकार थे वो मीर जाफर, मीर सादिक हैं। खान साहब ने मेरे शो पर भी कहा। उसके बाद ये भी कहते हैं कि हम उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं चाहते। ये स्टेटमेंट है खान साहब का। ये भी एक बड़ा प्रॉब्लम है। जब आप कानून इंसाफ की बात आप कर रहे हैं, फिर सबके लिए अक्रॉस द बोर्ड होगा, फिर आप डिमांड करेंगे ना कि आपकी हुकूमत गिराई गई तो करें फिर कानूनी कार्रवाई जो रिस्पॉन्सिबल है। उधर क्यों नहीं जाते? मैं आपको बताता हूं जी ओहो कानूनी कार्रवाई मैं आपको बताता हूं। मीर जाफर है नवाज शरीफ और मीर सादिक है आसिफ जरदारी। अच्छा। पहले इसको क्लैरिटी से ले लें। ये 2 थे जिन्होंने फॉरेन फंडिंग लेके रजीम चेंज और किया। उसके बाद वो हक्कानी बाजवा नेटवर्क की पूरी कहानी आपने पढ़ ली है। मैं आप कहते नाम मैं तो ले रहा हूं, वो पूरी कहानी आपने पढ़ ली है। वो कहानी के ऊपर प्रोब होना चाहिए। अब
हमारा कोई एस्टेब्लिशमेंट से झगड़ा नहीं है, ना करना चाहते हैं, ना करना है, झगड़ा नहीं है, लेकिन राब्ता भी नहीं है। अली जैदी साहब, झगड़ा नहीं है, वेरी वाइज इनफ, बट राब्ता भी नहीं है। राब्ता अगर है या राब्ता अगर नहीं है, मैं टीवी पे आपको क्यों बताऊं जमील? सर आपके चेयरमैन कह चुके हैं, मैं इसलिए कह रहा हूं। कमाल बात है यार। आपके चेयरमैन कह चुके हैं हमारा कोई राब्ता नहीं है। I wanted to have an endorsement from you as well because your chairman said that last day. वो नहीं वो क्यों बताएं आपको कि राब्ता है कि नहीं है? वो क्या जरूरत है बताने की, मुझे बताएं। बस मैं उसी पॉइंट तक पहुंचना चाह रहा था ना कि अप्रैल मार्च में जो इंतखाबात की बात आई है उसके पीछे कोई बैक एंड डिस्कशन है। आप नहीं आ रहे उधर, लेकिन मैं तो पहुंच गया ना। आप मुझे मेरी ग्राउंड में घुमाते रहे, मुझे 26 साल हो गए टीवी शो करते हुए, मुझे अच्छी तरह समझ है कि किस बात का जवाब देना, किस बात का जवाब नहीं देना। शायद वेरी वाइज एनफ। अच्छा चले आप आगे आ जाते हैं ना। आज फवाद चौधरी साहब ने कहा कि नून लीग के कुछ अरकान सीट एडजस्टमेंट चाहते हैं, तो पीएमएलएन के एमपीएज आप लोगों के साथ राब्ते में हैं, वो नून लीग छोड़ना चाह रहे हैं और पीटीआई के साथ सीट एडजस्टमेंट चाहते हैं। अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया उन्होंने थोड़ी देर पहले, फवाद चौधरी साहब ने। मैं आपको सिर्फ एक बात बता देता हूं, क्योंकि वो पंजाब की बात कर रहे हैं, मैं तो आपको पता है सिंध में का सदर हूं जी। तो अगर मैं आपको ये कहूं, और मैं कह रहा हूं आपको जी कि पीपल्स पार्टी के बहुत सारे सिटिंग एमपीएज और एक दो शायद एमएनएज वो भी हमारे से बात करते हैं, मेरे से राब्ते में, तो आप क्या बोलेंगे? नहीं, ये तो खबर दे रहे हैं आप मुझे, मैं तो इसको खबर समझूंगा। कितने लोग हैं? आपको दे रहा हूं खबर। गब्बर कितने आदमी थे यार? फिर आप फजूल सवाल पूछ रहे हैं। मैं आपसे कह रहा हूं, मैं तो आपसे खबर मुकम्मल लेना चाह रहा हूं ना, अंदाजे की बुनियाद पर नहीं। वैसे कितने आदमी थे, नॉट इन टोटल बट एग्रीगेट। ना मैं आपको नहीं बताऊंगा कि कितने लोग थे। हाँ। मैं आपसे कह रहा हूं कि कई मेंबरान सूबाई असेंबली के, कई का मतलब कई होता है, एक से ज्यादा कई होते हैं। 10 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 25 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, 12 भी हो सकते हैं, और कुछ यानी कि कम एमएनएज, कुछ ज्यादा नहीं, कुछ है। लेकिन ये खबर है सर, मेरे लिए तो खबर है। अगर न्यूज रूम सुन रहे थे जी, ये सुन लें कि कराची के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कई, यानी कई का मतलब है कई, 10 भी हो सकते हैं, 20 भी होते हैं, कई अरकान सूबाई असेंबली पीटीआई से, अली जैदी साहब से बराह रास्त राब्ते में है, और कुछ एमएनएज भी राब्ते में है। इट्स ए न्यूज फॉर मी। पहले हम पंजाब की बात कर रहे थे, अब पंजाब की बात कर लें, उधर भी है राब्ते में। वो होंगे क्योंकि फवाद चौधरी साहब वहां बैठे हैं, वो पंजाब को अच्छी तरह मुझसे बेहतर समझते हैं। अच्छा, आपके साथ जो राब्ते में है वो सीट एडजस्टमेंट चाहते हैं या पार्टी छोड़ना चाहते हैं? पीपल्स पार्टी बहुत कुछ चाहते हैं, और बहुत सारे राब्ते हैं, और बहुत सारी डिस्कशंस हैं, और बहुत सारे डिबेट्स हैं। यानी पीटीआई इज ग्रोइंग इन कराची एंड रेस्ट ऑफ सिंध। पीटीआई इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब की क़यादत में अगला इलेक्शन जब भी होगा, सूबा सिंध में इंशाअल्लाह हुकूमत बनाएगी। लिख के रख लें आप, मैं कई दफा कह चुका हूं। मैं ये लिख लूं, आज अली जैदी साहब कह रहे हैं कि अगला इलेक्शन जब भी होगा, चाहे मार्च अप्रैल में हो, अक्टूबर में हो, या 2024 में हो, जब भी होगा पीटीआई सिंध के अंदर हुकूमत बनाएगी। आप ये कह रहे हैं, रिकॉर्ड कर लें जी। सिर्फ मैं ये कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं सिर्फ एक कंडीशन पे जी, प्रोवाइडेड दैट, एक कंडीशन जी, प्रोवाइडेड एक कंडीशन है। हाँ। कि इलेक्शन साफ और शफाफ हो, बेईमानी ना हो, धांधली, जिस तरह गोलियां चला के लोगों को उठा के बंद करके कत्ल गारत हो, जिस वो इलेक्शन आपने देखा था अंदरूनी सिंध में हुआ है, फेज 1 या कराची में 240 में जहां इलेक्शन नहीं लड़े थे। अगर आप ईमानदारी से इलेक्शन करा लें, अभी भी आपने देख लिया, हाँ। मलीर में जिस तरह वो मार कुटाई हो रही थी वो भी देख ली, सामने हल्के में वो देख लिया जहां मार कुटाई नहीं हुई वहां जीत गए। इन्हें 245 में महमूद मौलवी जीत गए। आप कराची के अंदर ये क्यों भाग रहे? 3 दफा इलेक्शन उन्होंने डिले कर दिया बल्दियाती। 15 तारीख को चौथी दफा मेरी पिटीशन पे, वो आज फिर उसकी बात। हम उनको पता है कि मेयर कराची में भी और हैदराबाद में पीटीआई का आ जाएगा, अक्रॉस द बोर्ड वोट मिलेगा। इमरान खान से पॉपुलर इस वक्त पाकिस्तान में कोई लीडर नहीं है। मेरी नजर में, मेरे ख्याल में पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्ना साहब के बाद आज तक था भी कोई नहीं। देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। इमरान खान साहब ने वाकईतन जो सपोर्ट बेस है उसको वोट बेस में कन्वर्ट किया है, वो हमने देख लिया।
अली जैदी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कराची रहनुमा, दो बड़ी स्टोरीज दे गए। अगर न्यूज़ रूम ये सुन रहा है तो उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट। पहला, पीपल्स पार्टी के कई अरकान सूबाई असम्बली और कुछ MNAs राब्ते में अली जैदी साहब से बराह रास्त। दूसरा, वो कह गए हैं कि अगर इंतखाबात साफ शफाफ हुए, भले 2023 में हो, 24 में हो, जब भी हुए, सिंध के अंदर हुकूमत बनेगी तो PTI की बनेगी। आज की नेशनल डिबेट से इतना ही। जमील फारूकी को इजाज़त दीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर हिट कीजिएगा। हकीकी आजादी की जंग में बोल भी कप्तान के हमकदम। इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ की लाइव ट्रांसमिशन, दिखाई लम्हा बलम्हा सूरत हाल। रील और रेटिंग में भी बोल न्यूज रहा नंबर 1। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।